हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माई सेल्फ इरफान अहमद। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th जियोग्राफी चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऐसे ही वीडियोस लाने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। Now the first question is objective type question. First is which one of the following describes a system of agriculture where a single crop is grown on a large area. इस नीचे कुछ टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन सा टाइप एग्रीकल्चर डिफाइन करता है जहां पर एक ही क्रॉप ग्रो होता हो, जहां पर एक ही क्रॉप ग्रो करते हैं। ए पार्ट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, बी पार्ट प्लांटेशन एग्रीकल्चर, सी पार्ट हॉर्टिकल्चर, डी पार्ट इंटेंसिव एग्रीकल्चर। सो इसका करेक्ट आंसर है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप। नीचे कुछ क्रॉप्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन सा रबी क्रॉप है। फर्स्ट राइस, सेकंड मिलेट्स, बी ग्राम, डी कॉटन। इसका करेक्ट आंसर है ग्राम। ग्राम इज ए रबी क्रॉप। थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिग्मिनियस क्रॉप। इन सब में से लिग्मिनस क्रॉप कौन है। फर्स्ट पल्सेस, सेकंड मिलेटस, थर्ड जवार, डी पार्ट सीसमम। इसका करेक्ट आंसर है पल्सेस, डी पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सपोर्ट ऑफ अ क्रॉप। कौन सी अनाउंसमेंट की है गवर्नमेंट ने ताकि वो किसी क्रॉप को सपोर्ट करे। फर्स्ट इज मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, सेकंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, थर्ड मॉडरेट सपोर्ट प्राइस, डी पार्ट इन्फ्लुएंशियल सपोर्ट प्राइस। इसका करेक्ट आंसर है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। Now the first question is name one important beverage crop and specify the geographical conditions required for its growth। हमें एक important beverage crop बताना है और हमें बताना है कौन से geographical conditions है इसकी growth के लिए। Answer is tea is also an important beverage crop introduced in India along with coffee। जो important beverage crop है इंडिया में वो है टी, कॉफी के साथ साथ। The tea plants grows well in tropical and subtropical climates। ये जो टी प्लांट्स हैं ये अच्छे खासे ग्रो होते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में। It requires deep and fertile well drained soil rich in humus and organic matter। और इसके लिए एक वेल ड्रेन्ड सॉइल की ज़रूरत होती है, एक फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल की, और जिसमें जो रिच हो इन ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर में हो। ट्री बुशेस रिक्वायर्स वार्म एंड मॉइस्ट फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल्दो थ्रू द ईयर। जो ट्री बुशेस है, जो ट्री प्लांट्स होते हैं उनके लिए एक वार्म और मॉइस्ट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है पूरे साल भर। फ्रीक्वेंट शावर्स evenly distributed over the year ensuring continuous growth of the tender leaves। और उसके साथ साथ फ्रीक्वेंट शावर्स की भी ज़रूरत होती है इसके अच्छी खासी ग्रोथ के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज नेम वन स्टेबल क्रॉप ऑफ इंडिया एंड द रीजन्स वायर इट इज प्रोड्यूस्ड। हमें एक स्टेबल क्रॉप बताना है इंडिया का और उस रीजन का नाम बताना है जहां पर इसे उगाया जाता है। आंसर इज कॉटन इज वन ऑफ द स्टेबल क्रॉप ऑफ इंडिया। कॉटन एक स्टेबल क्रॉप है इंडिया का और ये कहां कहां प्रोड्यूस किया जाता है। कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी इसको प्रोड्यूस किया जाता है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज एनलिस्ट द वेरियस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स। एनलिस्ट लिखने हैं हमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं फार्मर्स के लिए। आंसर इज एबॉलिशन ऑफ फार्मर्स, कंसोलिडेशन ऑफ स्मॉल होल्डिंग्स, प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीज। क्या क्या प्रोग्राम्स लिए हैं। फर्स्ट एबॉलिशन ऑफ जमींदारी, एबॉलिश किया गया है जमींदारी को, कंसोलिडेट किया गया है स्मॉल लैंड होल्डिंग्स को, और उसके साथ साथ क्रॉप इंश्योरेंस दिए हुए हैं अगर कभी कभार कोई ड्राफ्ट, फ्लड, साइक्लोन या कोई डिजीज आए तो उसको इंश्योरेंस दी जाती है। उसके साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, cooperative societies, Kisan credit card and personal accident insurance schemes, and banks for providing local loans to the farmers at lower rates of interest, subsidy on agriculture inputs and resources such as power and fertilizers। और इसके साथ साथ ग्रामीण ग्रैम्प्स को भी एस्टेब्लिश किया गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इसके साथ साथ किसान क्रेडिट कार्ड और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम भी लाई गई है जो लोन प्रोवाइड करता है, लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है फार्मर्स को बहुत ही कम
इंटरेस्ट्स पर। इसके साथ साथ सब्सिडी भी दी गई है इन फार्मर्स को अपने अपने एग्रीकल्चर और रिसोर्सेज आउटपुट्स पर, सच एज क्या क्या, जैसे पावर और फर्टिलाइजर्स। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज द लैंड अंडर कल्टिवेशन हैज गॉट रिड्यूस्ड डे बाय डे, कैन यू इमेजिन इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। इट मीन्स जो लैंड हो है, कल्टिवेटेड लैंड है, वो दिन ब दिन खत्म होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं इसके इम्पैक्ट क्या, कौन से काजेज है, किन वजूहातों पर ऐसा होता है। आंसर, इंडिया शल नो लॉन्गर बी सेल्फ सफिशिएंट इन इट्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ फूड ग्रेन्स। जो इंडिया है, हमारी कंट्री जो है, वो अब नहीं रही सेल्फ सफिशिएंट फूड ग्रेन्स में। Landless laborers will outweight the ranks of unskilled unemployment workers in India. More farmers will switch over the cultivation of high value. Now the third question, first part is suggest the initiatives taken by the government to ensure the increase in agriculture production. हमें कौन कौन से सजेस्ट करने हैं, कौन कौन से इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं ताकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो कुछ हद तक इंक्रीज हो जाए। आंसर, वेरियस इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एंश्योर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आर। कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं गवर्नमेंट ने? नाउ वी विल सी। फर्स्ट इज कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कॉर्पोरेशन एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी राइट्स वर गिवन प्रायोरिटी टू ब्रिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स टू द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स लाए हैं, जैसे कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन और कॉर्पोरेशन, और उसके साथ साथ जमींदारी, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी राइट्स, जिसे जो प्रायोरिटी दी है, ज़्यादा तरजीह दिए हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को, मतलब ज़्यादातर तरजीह है फार्मर्स को इंडिपेंडेंस के बाद। सेकंड, लैंड रिफॉर्म वायर द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जो इसके साथ साथ जो कौन सा इनिशिएटिव, लैंड रिफॉर्म्स, जो 5 ईयर प्लान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, उसमें जो मेन फोकस था वो था लैंड रिफॉर्म्स पर। The Green Revolution was based on the use of packaged technology, and the White Revolution were the some strategies initiative to improve the lots of Indian agriculture. और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन को इनिशिएट किया, और वाइट रेवोल्यूशन, ये कुछ स्ट्रेटजीज थी ताकि जो गवर्नमेंट इंडियन एग्रीकल्चर है वो कुछ हद तक इम्प्रूव हो जाए। फोर्थ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस, सब्सिडी ऑन agriculture inputs and resources such as power and fertilizers, Grameen Bank's Kisan credit cards and personal accident insurance schemes, also some of the reforms brought by the government. इसके साथ साथ गवर्नमेंट में मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी लाई, लोग कम से कम दाम में बेचे, लोगों को सपोर्ट किया, और उसके साथ साथ क्रॉप इंश्योरेंस भी लाई, ग्रामीण बैंक्स लाए, किसान क्रेडिट्स लाए, और बहुत सारे लोन्स लाए जो भी फार्मर्स में बहुत ही कम दाम में मिलते थे, बहुत ही लो इंटरेस्ट पे मिलते थे। तो ये सब इनिशिएटिव्स, कुछ चेंजेस लाए इंडियन गवर्नमेंट ने, ताकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो कुछ हद तक इंक्रीज हो जाए। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। कौन सा असर ग्लोबलाइजेशन की वजह से, कौन सा इम्पैक्ट पड़ा इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम पर? आंसर इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर हैज फेल्ट सिंस कॉलोनियल टाइम्स। इट मीन्स जो इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, जो असर है वो कॉलोनियल ब्रिटिश के ज़माने से ही इंडियन एग्रीकल्चर पर पड़ा। रॉक कॉटन एंड स्पाइसेस वर इम्पोर्टेड एक्सपोर्ट आइटम्स फ्रॉम इंडिया। जो उस कॉलोनियल टाइम्स के दौरान, ब्रिटिश टाइम्स के दौरान जो रॉक कॉटन था और स्पाइसेस थी वो इम्पोर्टेड एक्सपोर्ट था, वो इम्पोर्टेड क्रॉप्स थी जो इंडिया एक्सपोर्ट करता था। इन 1917 इंडियन फार्मर्स रिवोल्टेड इन चंपारण अगेंस्ट बीइंग फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो इन प्लेस ऑफ फूड ग्रेन्स। इट मीन्स जो 1917 में इंडियन फार्मर्स ने एक रिवोल्ट किया, एहतजाज किया, किस बात पर? चंपारण में। किस बात पर? कि उनको फोर्स किया जाता है ताकि वो इंडिगो ग्रो करे, इसके खिलाफ पर। इन ऑर्डर टू सप्लाई डाई टू ब्रिटेन फ्लोरिशिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दस ग्लोबलाइजेशन has had its boons and bans of Indian agriculture। तो उसी वक्त के दौरान जो ग्लोबलाइजेशन की मदद से अपने इंडियन एग्रीकल्चर पर असर डाला। इन पोस्ट लिबरलाइजेशन इंडियन फार्मर्स face new challenges in the form of competition for highly subsidized agriculture of डेवलप्ड नेशंस। और पोस्ट लिबरलाइजेशन के बाद जो इंडियन फार्मर्स थे, उन्होंने फिर ग्लोबलाइजेशन के बाद उन्होंने फिर न्यू चैलेंजेस फेस करने पड़े, जैसे उनको कंपटीशन फेस करना पड़ा जो भी बड़े डेवलप्ड नेशंस थे उनके साथ साथ। दिस प्रॉम्प्ट्स द नीड फॉर मेकिंग इंडियन एग्रीकल्चर सक्सेसफुली एंड प्रॉफिटेबली बाय इंप्रूविंग द कंडीशंस ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। और इसकी वजह से फिर किसकी ज़रूरत थी, किस चीज़ की ज़रूरत थी कि इंडियन एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर सिस्टम को एक प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल बनाने की। किस तरह से? बाय इम्प्रूविंग कंडीशंस, जो भी स्मॉल फार्मर्स थे उनकी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव करने की। काउंटरिंग द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, और जो भी ग्रीन रेवोल्यूशन की मदद से जो नेगेटिव इफेक्ट्स पड़े उनको काउंटर कैसे करें। डेवलप इन प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, और इसके साथ साथ किस तरह हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को डेवलप और प्रमोट करना चाहिए। एंड डाइवर्सिफाइंग क्रॉप पैटर्न फॉर सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स, और हमें बहुत क्रॉपिंग अलग अलग किस्म के क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए, जैसे सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। तो ये था इम्पैक्ट किस तरह पड़ा इंडियन एग्रीकल्चर ग्लोबलाइजेशन का इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम पर। Now the third question is describe the geographical conditions required for the growth of rice। तो राइस को ग्रो करने के लिए हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल कंडीशंस की जरूरत होती है। आंसर इज द जियोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस आर एज फॉलो। फर्स्ट वन इज इट इज़ अ खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट फॉर कल्टीवेशन। जो ये राइस है ये एक खरीफ क्रॉप है, इसको ऑन द सेट ऑफ मानसून में ग्रो मतलब उगाया जाता है। फिर उसके लिए एक हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। टेम्परेचर अबोव 25 डिग्री एंड हाई ह्यूमिडिटी एंड एनुअल रेनफॉल अबोव 100 सेंटीमीटर्स और फेवरेबल फॉर द राइस ऑफ फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। और टेम्परेचर कितना चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए, वो है ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री ये, और एक हाई ह्यूमिडिटी, और एक इसके साथ साथ रेनफॉल अबोव 100 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए इसकी फेवरेबल ग्रोथ के लिए। राइस rich alluvial soils of the flooded plains and the deltaic areas are renewed every year for the are ideal for rice cultivation। और जो एलुवियल सॉइल है फ्लड प्लेन्स के साइड में, और जो डेल्टेक सॉइल है डेल्टा के आसपास के एरियाज़ हैं, उनको हर साल रिन्यू किया जाता है ताकि जो राइस की कल्टीवेशन हो वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो। राइस रिक्वायर्स अबंडेंट रेनफॉल और गुड वाटर सप्लाई थ्रू इरिगेशन और फ्लड फील्ड्स ड्यूरिंग द अर्लियर पार्ट ऑफ द इट्स ग्रोथ इन द जून जुलाई। और जो राइस है इसको एक एबंडेंट रेनफॉल की या एक वाटर की सप्लाई की ज़रूरत होती है। कब? जब उसको ग्रोइंग पीरियड के दौरान, ग्रोइंग सीजन जब उसको ग्रो करते हैं जून जुलाई में ही। प्लेंटी ऑफ चीप लेबर्स एज मोस्ट ऑफ फार्मर्स इन्वॉल्व्स मैनुअल लेबर, और उसमें बहुत सारे चीप लेबर्स भी ज़रूरत होते हैं ताकि उसमें लिए मैनुअली काम कर सके। मैनुअल चीप लेबर्स की भी ज़रूरत पड़ती है इसको ग्रो करने के लिए। तो ये थे कुछ जियोग्राफिकल कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। सो इस तरह होता है ये आपका लेसन नंबर 4 एग्रीकल्चर कंप्लीट। अगर आप और भी चैप्टर्स देखना चाहते हो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ पर सारे चैप्टर्स और क्वेश्चन सीक्वेंस के हिसाब से मिल जाएंगे। सो प्लीज़ चेक द प्लेलिस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।